दुनिया के मानचित्र पर यदि किसी ऐसे नगर का नाम लिया जाए जिसने कुछ ही दशकों में रेगिस्तान की रेत से उठकर आधुनिकता, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छू लिया हो, तो सबसे पहले दुबई का नाम सामने आता है। आज दुबई केवल संयुक्त अरब अमीरात यूएई का प्रमुख अमीरात ही नहीं, बल्कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक, वित्तीय, पर्यटन और नवाचार केंद्रों में से एक है। इसकी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, अत्याधुनिक सड़कें, विश्व स्तरीय हवाई अड्डे, कृत्रिम द्वीप, विशाल बंदरगाह और विविध संस्कृतियों का संगम इसे वैश्विक महानगर का दर्जा दिलाते हैं। किंतु दुबई का वर्तमान वैभव उसकी पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास, कठिन संघर्ष, समुद्री व्यापार, मोती उद्योग, राजनीतिक दूरदर्शिता और आर्थिक परिवर्तन की एक लंबी यात्रा छिपी हुई है। आज जिस दुबई को लोग आधुनिक वास्तुकला और विलासिता का प्रतीक मानते हैं, वह कभी अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा मछुआरों और मोती निकालने वालों का गांव था। वहां के लोग कठोर जलवायु, सीमित प्राकृतिक संसाधनों और रेगिस्तानी जीवन की कठिनाइयों के बीच अपना जीवन यापन करते थे। समुद्र उनके लिए भोजन, व्यापार और आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत था। यही समुद्र आगे चलकर दुबई की समृद्धि का आधार बना। दुबई का इतिहास केवल शासकों और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की दूरदृष्टि, साहस, व्यापारिक कौशल और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता का इतिहास भी है। यही कारण है कि इतिहासकार दुबई को आधुनिक विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडलों में से एक मानते हैं। दुबई अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अबू धाबी, उत्तर पूर्व में शारजाह तथा दक्षिण पूर्व में ओमान की सीमाएं स्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4114 वर्ग किलोमीटर है। अधिकांश भूभाग समतल रेगिस्तान से बना है, जहां प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। दुबई की जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क है। गर्मियों में तापमान प्रायः 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जबकि वर्षा अत्यंत कम होती है। ऐसी कठोर जलवायु में कृषि का विकास सीमित रहा। इसी कारण यहाँ के लोगों ने समुद्र को अपने आर्थिक गतिविधियों का आधार बनाया। मछली पकड़ना, मोती निकालना और समुद्री व्यापार सदियों तक दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे। दुबई क्रीक नामक प्राकृतिक जलधारा ने इसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्राकृतिक बंदरगाह प्राचीन काल से ही छोटी नौकाओं और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित स्थान था। यही कारण था कि विभिन्न देशों के व्यापारी यहाँ आने लगे और धीरे धीरे यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगा। दुबई का इतिहास केवल कुछ सौ वर्षों पुराना ही नहीं है। पुरातात्विक अनुसंधानों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी मानव निवास करता था। अनेक स्थानों पर पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, कब्रें और प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ प्राचीन सभ्यता विकसित हो चुकी थी। विशेष रूप से अल कुसैस, जुमेराह और सरूफ अल हदीद जैसे पुरातात्विक स्थलों से कांस्य युग तथा लौह युग के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि दुबई का क्षेत्र केवल खानाबदोश जनजातियों का निवास स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ संगठित बस्तियां भी विकसित थीं। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र के लोग पशुपालन, मछली पकड़ने और सीमित कृषि पर निर्भर थे। वे ऊंट, बकरी और भेड़ पालते थे तथा समुद्र से मछलियां और अन्य समुद्री जीव प्राप्त करते थे। धीरे धीरे समुद्र के माध्यम से उनका संपर्क मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और ओमान के क्षेत्रों से भी स्थापित हुआ। लगभग 3200 से 1300 ईसा पूर्व के बीच का समय इस क्षेत्र में कांस्य युग माना जाता है। इसी काल में तांबे के उपयोग का विस्तार हुआ। ओमान के पर्वतीय क्षेत्रों से तांबा निकालकर समुद्री मार्ग से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। दुबई इस व्यापारिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के उपकरण तैयार करना और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करना सीख लिया था। पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त मोतियों, आभूषणों
और धातु के औजारों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग तकनीकी दृष्टि से अपेक्षाकृत उन्नत थे। समुद्र दुबई के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहा है। रेगिस्तान में जीवन कठिन था, लेकिन समुद्र ने लोगों को भोजन, व्यापार और समृद्धि के अवसर प्रदान किए। प्रारंभिक काल में छोटी लकड़ी की नावों द्वारा लोग मछली पकड़ते थे और पास के तटीय क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे समुद्री यात्राओं का विस्तार हुआ। अरब नाविकों ने खगोलीय ज्ञान और समुद्री हवाओं की सहायता से लंबी यात्राएं करना शुरू किया। इससे भारत, फारस, पूर्वी अफ्रीका और अरब के अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार बढ़ा। इस व्यापार ने दुबई क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रागैतिहासिक दुबई का समाज जनजाति व्यवस्था पर आधारित था। परिवार और कबीले सामाजिक संगठन की मुख्य इकाइयां थे। प्रत्येक कबीले का अपना प्रमुख होता था, जो सुरक्षा, न्याय और संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता था। लोग ताड़ के पेड़ों की शाखाओं, मिट्टी और पत्थरों से बने साधारण घरों में रहते थे। पानी के लिए कुओं और प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भरता थी। भोजन में मछली, खजूर, ऊंट और बकरी का दूध प्रमुख था। वस्त्र सरल होते थे, जो गर्म जलवायु के अनुकूल बनाए जाते थे। कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों ने यहाँ के लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। यही गुण आगे चलकर दुबई के व्यापारिक और आर्थिक विकास की आधारशिला बने। दुबई का प्रारंभिक इतिहास यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक महानगर बनने से बहुत पहले यह क्षेत्र मानव सभ्यता, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रागैतिहासिक बस्तियों, कांस्य युग की सभ्यता, समुद्री गतिविधियों और जनजातीय जीवन ने उस सामाजिक और आर्थिक संरचना की नींव रखी, जिस पर आगे चलकर आधुनिक दुबई का निर्माण हुआ। यद्यपि उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा रेगिस्तानी तटीय क्षेत्र एक दिन विश्व की सबसे समृद्ध और आधुनिक नगरियों में गिना जाएगा। किंतु इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सफलता के बीज इन्हीं प्रारंभिक सदियों में बोए जा चुके थे। इस व्यापार ने दुबई और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच गहरे संबंध स्थापित किए, जो आज भी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में दुबई का समाज विभिन्न अरब जनजातियों से मिलकर बना था। प्रत्येक जनजाति का अपना मुखिया और सामाजिक ढांचा था। जनजातीय व्यवस्था ही शासन, सुरक्षा और न्याय का आधार थी। इन जनजातियों में पारस्परिक सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मौजूद थे। पानी के स्रोतों, चरागाहों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए कभी-कभी संघर्ष भी होते थे, किंतु समुद्री व्यापार ने अनेक जनजातियों को सहयोग के लिए भी प्रेरित किया। ऊंट इस समाज की आर्थिक रीढ़ था। रेगिस्तान में लंबी यात्राएं ऊंटों के बिना संभव नहीं थीं। इसी कारण ऊंट केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के संदेश के प्रसार के साथ ही अरब के विभिन्न क्षेत्रों की तरह वर्तमान दुबई का क्षेत्र भी इस्लाम के प्रभाव में आया। इस्लाम के आगमन ने केवल धार्मिक जीवन ही नहीं बदला, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन किए। जनजातीय संघर्षों की जगह एक व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई। व्यापार में ईमानदारी, न्याय और अनुबंधों के पालन पर विशेष बल दिया गया, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को भी स्थिरता मिली। इस्लामी शासन के प्रभाव से शिक्षा, लेखन, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक संगठन का विकास हुआ। मस्जिदें केवल धार्मिक स्थल नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक जीवन और सामुदायिक निर्णयों का भी केंद्र बने। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अरब क्षेत्र पर पहले उमैयद और बाद में अब्बासी खिलाफत का प्रभाव रहा। यद्यपि दुबई उस समय कोई प्रमुख राजनीतिक राजधानी नहीं था, फिर भी इन बड़े इस्लामिक साम्राज्यों के व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बन गया। बगदाद, बसरा, दमिश्क और अन्य बड़े नगरों के व्यापारी फारस की खाड़ी के समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। इससे दुबई क्षेत्र के लोगों को नए बाजार, नई तकनीकों और नई सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिला। मध्यकाल तक आते आते
अरब नाविकों ने समुद्री यात्राओं में अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली थी। वे मानसूनी हवाओं का उपयोग करके भारत, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक नियमित रूप से यात्रा करते थे। मध्यकालीन अरब और यूरोपीय यात्रियों ने फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। इन विवरणों से ज्ञात होता है कि वर्तमान दुबई क्षेत्र समुद्री गतिविधियों और मोती व्यापार के लिए जाना जाता था। यद्यपि उस समय इसकी आबादी बहुत कम थी, फिर भी इसकी व्यापारिक सक्रियता इसे अन्य छोटे तटीय गांवों से अलग पहचान दिलाती थी। मध्यकालीन दुबई का समाज सरल और धार्मिक था। परिवार संयुक्त रूप में रहते थे। अतिथि सत्कार, ईमानदारी और जनजातीय सम्मान सामाजिक जीवन के प्रमुख मूल्य थे। पुरुष समुद्र में मछली पकड़ने, मोती निकालने या व्यापार करने जाते थे, जबकि महिलाएं परिवार, बच्चों और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाती थी। वे वस्त्र निर्माण, भोजन संरक्षण और हस्तशिल्प में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शिक्षा मुख्यतः मस्जिदों और धार्मिक विद्वानों के माध्यम से दी जाती थी। बच्चों को कुरान, अरबी भाषा तथा बुनियादी गणित का ज्ञान कराया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय समुद्री शक्तियों, विशेषकर पुर्तगालियों का आगमन फारस की खाड़ी में हुआ। उन्होंने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इससे अरब व्यापारियों के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। हालांकि दुबई उस समय भी एक छोटा तटीय क्षेत्र था, फिर भी उसने धीरे धीरे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखा। स्थानीय जनजातियों ने विदेशी शक्तियों के प्रभाव के बावजूद अपनी समुद्री परंपराओं को जीवित रखा। प्राचीन और मध्यकालीन काल दुबई के इतिहास की वह आधारशिला है जिस पर आगे चलकर आधुनिक दुबई का निर्माण हुआ। इसी अवधि में समुद्री व्यापार, मोती उद्योग, भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापारिक संबंध, इस्लाम का प्रभाव और जनजातीय संगठन जैसी संस्थाएं विकसित हुई। इन सभी ने मिलकर दुबई को एक छोटे तटीय गांव से उभरते हुए व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी दुबई के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। इससे पहले तक दुबई एक छोटा सा तटीय गांव था, जिसकी पहचान मुख्यतः मछली पकड़ने, मोती निकालने और सीमित समुद्री व्यापार तक ही थी। लेकिन इसी काल में ऐसी राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं हुई जिन्होंने दुबई को भविष्य में विश्व के सबसे समृद्ध नगरों में बदलने की नींव रखी। इस दौर में दो घटनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। पहली, अल मखदूम वंश का उदय, जिसने आज तक दुबई पर शासन किया है, और दूसरी, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंध, जिसने क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और समुद्री सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह समय था जब दुबई ने केवल एक गांव नहीं बल्कि एक संगठित बंदरगाह नगर के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1700 के दशक में दुबई की जनसंख्या बहुत कम थी। अधिकांश लोग समुद्र के किनारे छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। उनके घर खजूर के पेड़ों की शाखाओं, मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाते थे। उस समय लोगों की आजीविका मुख्यतः 3 कार्यों पर आधारित थी: मछली पकड़ना, प्राकृतिक मोती निकालना और समुद्री व्यापार। खेती लगभग न के बराबर थी, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती थी और अधिकांश भूमि रेतीली थी। कुछ क्षेत्रों में खजूर के पेड़ अवश्य उगाए जाते थे। दुबई की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भौगोलिक स्थिति थी। फारस की खाड़ी के किनारे स्थित होने के कारण यह भारत, फारस, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री व्यापारिक मार्गों के बीच एक स्वाभाविक पड़ाव बन गया। उसमें वर्तमान अबू धाबी और दुबई क्षेत्र पर बनी यास नामक शक्तिशाली अरब जनजातीय संघ का प्रभाव था। बनी यास केवल एक जनजाति नहीं थी, बल्कि अनेक कबीलों का संघ था। इसी संघ से 2 प्रमुख शासक परिवार उभरे: अल नाहयान, जिन्होंने अबू धाबी पर शासन स्थापित किया, और दूसरा अल मखदूम, जिन्होंने आगे चलकर दुबई पर शासन स्थापित किया। आज भी संयुक्त अरब अमीरात की राजनीति में यही दोनों शासक परिवार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दुबई के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1833 में हुई। उसी वर्ष बनी यास जनजाति के लगभग 800 सदस्य मखदूम बिन कुट्टी अल मखदूम के नेतृत्व में अबू धाबी से निकलकर दुबई आए
और यहाँ स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने बिना बड़े युद्ध के दुबई पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और स्वतंत्र शासन की घोषणा की। यही घटना आधुनिक दुबई के इतिहास की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। 1833 से लेकर आज तक दुबई पर अल मखदूम परिवार का ही शासन है। लगभग 2 शताब्दियों से अधिक समय तक सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अल मखदूम शासकों ने शुरुआत से ही समझ लिया था कि दुबई की सबसे बड़ी शक्ति व्यापार है। इसलिए उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाया, बंदरगाहों का विकास किया, बाहरी व्यापारियों का स्वागत किया और अपेक्षाकृत कम कर लगाए। उस समय अधिकांश देशों में व्यापार पर भारी कर लगाए जाते थे, जबकि दुबई ने व्यापार को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। यही नीति आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग बन चुकी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था। भारत और ब्रिटेन के बीच समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होता था, लेकिन उस समय समुद्री डकैती की घटनाएं भी होती थी। ब्रिटेन चाहता था कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें। इसी कारण उसने खाड़ी के स्थानीय शासकों के साथ अनेक संधियां करनी शुरू की। यद्यपि यह संधि अल मखदूम शासन से पहले हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव बाद में दुबई पर ही पड़ा। 1820 में ब्रिटिश सरकार और खाड़ी के अनेक स्थानीय शासकों के बीच जनरल मैरीटाइम ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का उद्देश्य था समुद्री डकैती रोकना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री कानून स्थापित करना। इससे पूरे क्षेत्र में व्यापारिक स्थिरता आई। 1853 में ब्रिटेन और स्थानीय अमीरातों के बीच एक नई संधि हुई, जिसे परपेचुअल मैरीटाइम ट्रुस कहा गया। इस संधि के बाद क्षेत्र को पश्चिमी देशों में ट्रुसियल स्टेट्स कहा जाने लगा। दुबई भी इसी समूह का हिस्सा था। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि समुद्री युद्ध लगभग समाप्त हो गए। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। 1892 में ब्रिटेन और दुबई सहित अन्य अमीरातों के बीच एक नई संधि हुई। इसके अनुसार ब्रिटेन उनकी बाहरी सुरक्षा करेगा और बदले में स्थानीय शासक किसी अन्य विदेशी शक्ति से स्वतंत्र समझौता नहीं करेंगे। इस व्यवस्था ने दुबई को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। ब्रिटेन ने दुबई के आंतरिक प्रशासन में बहुत कम हस्तक्षेप किया। अल मखदूम शासक स्थानीय शासन चलाते रहे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुबई ने एक अत्यंत दूरदर्शी आर्थिक नीति अपनाई। 1894 में दुबई के शासक ने विदेशी व्यापारियों को अनेक करों से छूट दी। इस निर्णय का परिणाम आश्चर्यजनक रहा। ईरान, भारत और अन्य क्षेत्रों के अनेक व्यापारी दुबई आकर बसने लगे। विशेषकर जब फारस के कुछ बंदरगाहों पर कर बढ़ा दिए गए, तब बड़ी संख्या में व्यापारी दुबई चले आए। दुबई का बाजार तेजी से विकसित होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत और दुबई के बीच व्यापार अत्यंत मजबूत हो चुका था। गुजरात, कच्छ, सिंध और मुंबई के व्यापारी बड़ी संख्या में दुबई आने लगे। वे यहाँ कपड़ा, चावल, मसाले, लकड़ी, चाय और धातु के सामान लाते थे। दुबई से वे मोती, खजूर, ऊंट और सूखी मछलियां लेकर भारत लौटते थे। भारतीय व्यापारियों ने दुबई की अर्थव्यवस्था को नई गति दी। 19वीं शताब्दी के अंत तक दुबई विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक मोती व्यापार केंद्रों में गिना जाने लगा। गर्मियों के महीनों में हजारों गोताखोर समुद्र में उतरते थे। वे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कई मीटर गहराई तक जाकर सीपियां निकालते थे। यह अत्यंत कठिन और जोखिम भरा कार्य था। फिर भी यही उद्योग दुबई की सबसे बड़ी आय का स्रोत था। दुबई के प्राकृतिक मोती यूरोप, भारत और फारस में अत्यधिक मूल्य पर बिकते थे। इस समय दुबई का समाज अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था। जनसंख्या कुछ हजार से अधिक नहीं थी। लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। अतिथि सत्कार, ईमानदारी और धार्मिक जीवन समाज की प्रमुख विशेषताएं थी। बाजारों में अरब, भारतीय, फारसी और अफ्रीकी व्यापारी एक साथ व्यापार करते थे। यही विविधता आगे चलकर दुबई की बहुसांस्कृतिक पहचान की आधारशिला बनी। यदि इतिहासकारों से पूछा जाए कि आधुनिक दुबई की वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो अधिकांश विद्वान 1833 से
1900 के बीच के इस काल को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी समय अल मखतूम वंश स्थापित हुआ, व्यापारिक नीतियां बदली, विदेशी व्यापारियों का स्वागत हुआ, ब्रिटिश सुरक्षा मिली, बंदरगाहों का महत्व बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ। तेल की खोज अभी बहुत दूर थी, लेकिन दुबई ने यह सिद्ध कर दिया था कि केवल प्राकृतिक संसाधनों के भरोसे नहीं, बल्कि व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था और दूरदर्शी नेतृत्व के आधार पर भी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में दुबई एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर से गुजरा जिसने उसके भविष्य की दिशा तय की। यह समय एक ओर अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि का था, तो दूसरी ओर गहरे संकटों का भी। प्राकृतिक मोतियों के व्यापार ने दुबई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, लेकिन कुछ ही दशकों बाद यही उद्योग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। यदि उस समय दुबई के शासकों ने दूरदर्शिता न दिखाई होती, तो संभव था कि यह नगर इतिहास के पन्नों में एक साधारण तटीय बस्ती बनकर रह जाता। इसी कठिन दौर में ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जिसने दुबई को केवल संकट से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि आधुनिक विश्व स्तरीय शहर बनने की दिशा में अग्रसर कर दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक दुबई की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह प्राकृतिक मोतियों पर निर्भर थी। फारस की खाड़ी के स्वच्छ और अपेक्षाकृत उथले जल में विश्व के सर्वोत्तम प्राकृतिक मोती पाए जाते थे। इन मोतियों की यूरोप, भारत, फारस और ऑटोमन साम्राज्य के बाजारों में अत्यधिक मांग थी। हर वर्ष मई से सितंबर के बीच मोती निकालने का मौसम शुरू होता था। सैकड़ों नावें समुद्र में उतरती थी और हजारों गोताखोर कई सप्ताह तक समुद्र में रहते थे। प्रत्येक नाव पर एक कप्तान, नाविक, गोताखोर और सहायक कर्मचारी होते थे। गोताखोर अपनी नाक पर क्लिप लगाकर, पैरों में पत्थर बांधकर गहराई में उतरते और सीपियां इकट्ठी करते थे। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था। ऑक्सीजन उपकरण नहीं होते थे, समुद्री जीवों का खतरा रहता था और कई बार गोताखोर वापस नहीं लौट पाते थे। इसके बावजूद मोती उद्योग ने दुबई को समृद्ध बनाया। व्यापारी, नाव मालिक और मोती निर्यातक आर्थिक रूप से सशक्त हुए। इस उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर थी। मोती व्यापार से प्राप्त आय ने दुबई के बाजारों को जीवंत बना दिया। भारत, फारस, पूर्वी अफ्रीका और अरब के अन्य भागों से व्यापारी नियमित रूप से यहाँ आने लगे। दुबई के शासकों ने व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण, कम कर और सरल प्रशासन प्रदान किया। इससे दुबई की प्रतिष्ठा एक व्यापार अनुकूल नगर के रूप में स्थापित होने लगी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, इसका असर फारस की खाड़ी के व्यापार पर भी पड़ा। समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता बढ़ी, व्यापारिक गतिविधियां धीमी हुई और मोतियों की अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने लगी। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए व्यापार में सुधार हुआ, लेकिन यह सुधार अस्थायी नहीं था। विश्व अर्थव्यवस्था धीरे धीरे एक नए संकट की ओर बढ़ रही थी। दुबई के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक झटका 1920 और 1930 के दशक में लगा। जापान में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक संस्कृत मोती, कल्चर्ड मोती तैयार करने की तकनीक विकसित कर ली। ये मोती प्राकृतिक मोतियों की तुलना में बहुत सस्ते थे और बड़ी मात्रा में उत्पादन किए जा सकते थे। विश्व बाजार ने शीघ्र इन मोतियों को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक मोतियों की मांग तेजी से गिर गई। दुबई सहित पूरे खाड़ी क्षेत्र का पारंपरिक मोती उद्योग लगभग ध्वस्त हो गया। यह केवल आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि सामाजिक संकट भी था। हजारों गोताखोर, नाविक और व्यापारी बेरोजगार हो गए। अनेक परिवारों की आय समाप्त हो गई और लोगों को आजीविका के नए साधन खोजने पड़े। इसी अवधि में 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। दुनिया भर में विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो गई, जिनमें प्राकृतिक मोती भी शामिल थे। पहले से ही संकटग्रस्त मोती उद्योग पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। दुबई की अर्थव्यवस्था, जो लगभग पूरी तरह मोतियों पर निर्भर थी, गहरे संकट में पहुंच गई। यह समय दुबई के इतिहास का सबसे कठिन आर्थिक दौर माना जाता है। इस कठिन समय में दुबई के शासकों ने केवल एक उद्योग पर निर्भर रहने की नीति को बदलने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने व्यापार, बंदरगाह सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को मजबूत करने पर बल दिया। विदेशी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया, नए व्यापारिक संबंध विकसित किए गए और दुबई को एक क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई।
यह वही सोच थी जिसने आगे चलकर दुबई को तेल पर अत्यधिक निर्भर होने से भी बचाया। 1930 के दशक में पूरे अरब क्षेत्र में तेल की संभावनाओं की खोज शुरू हो चुकी थी। 1937 में दुबई के शासकों ने विदेशी कंपनियों को तेल की खोज के लिए रियायत प्रदान की। उन्हें अनेक प्रकार के कंसेशंस दिए गए। यद्यपि तत्काल कोई बड़ा तेल भंडार नहीं मिला, लेकिन इससे भविष्य के आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला रखी गई। उस समय किसी को यह अनुमान नहीं था कि आने वाले 3 दशकों में तेल दुबई की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के कारण समुद्री व्यापार एक बार फिर प्रभावित हुआ। वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई और आर्थिक गतिविधियां सीमित रहीं। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद वैश्विक व्यापार में तेजी आई, जिसका लाभ दुबई को ही मिला। युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण ने खाड़ी क्षेत्र के महत्व को बढ़ाया और तेल उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के शासक बने। उन्हें आधुनिक दुबई का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने यह समझ लिया था कि केवल तेल पर निर्भर रहना दीर्घकाल में उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तेल मिलने से पहले ही व्यापार, परिवहन और अवसंरचना के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता दूरदर्शिता थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि दुबई को भविष्य में वैश्विक शहर बनाना है तो उसे उत्कृष्ट बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे और व्यापारिक संस्थान विकसित करने होंगे। शेख राशिद की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक थी दुबई क्रीक का विस्तार और गहरीकरण। इससे बड़े जहाज भी बंदरगाह तक पहुंचने लगे। कई लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक थी, लेकिन शेख राशिद अपने निर्णय पर अडिग रहे। समय ने सिद्ध किया कि उनका निर्णय सही था। दुबई क्रीक के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई गति दी और दुबई क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में दुबई में आधुनिक सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और संचार सुविधाएं विकसित की जाने लगी। यह विकास उस समय शुरू हुआ जब तेल से होने वाली आय अभी सीमित थी। इसका अर्थ था कि दुबई का नेतृत्व भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर रहा था। 20वीं शताब्दी का पहला आधा भाग दुबई के लिए कठिन परीक्षाओं का काल था। मोती उद्योग का पतन, वैश्विक आर्थिक मंदी और विश्व युद्धों ने उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लेकिन इन्हीं संकटों ने दुबई को यह सिखाया कि अस्थायी समृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, व्यापार का विस्तार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के नेतृत्व में दुबई ने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी थी। यही तैयारी आगे चलकर तेल की खोज, संयुक्त अरब अमीरात के गठन और आधुनिक वैश्विक महानगर के निर्माण का आधार बनी। दुबई के इतिहास में वर्ष 1966 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। इससे पहले दुबई अपनी अर्थव्यवस्था को मुख्यतः व्यापार, बंदरगाह गतिविधियों और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आगे बढ़ा रहा था। यद्यपि शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के नेतृत्व में विकास की मजबूत नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में तेल की खोज ने दुबई को नई संभावनाएं प्रदान की। हालांकि दुबई के पास अबू धाबी जितने विशाल तेल भंडार कभी नहीं रहे, फिर भी तेल से प्राप्त आरंभिक आय का जिस दूरदर्शिता से उपयोग किया गया, उसने आधुनिक दुबई के निर्माण की दिशा तय कर दी। 1966 में दुबई के समुद्री क्षेत्र में फतेह तेल क्षेत्र की खोज हुई। यह दुबई के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वर्षों से चल रही खोज के बाद पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि दुबई के पास भी व्यावसायिक स्तर पर तेल के भंडार हैं। तेल मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र में उत्साह पैदा किया। सरकार को विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन मिलने की आशा जगी और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा। हालांकि तेल भंडार सीमित थे, लेकिन दुबई के नेतृत्व ने इसे केवल तत्काल धन कमाने का साधन नहीं माना। उन्होंने इसे भविष्य के निर्माण के लिए पूंजी के रूप में देखा। 1969 में दुबई से पहली बार व्यावसायिक स्तर पर तेल का निर्यात किया गया। यह केवल एक आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि आधुनिक दुबई के विकास की वास्तविक शुरुआत थी। तेल से मिलने वाली आय का उपयोग कुछ विशेष क्षेत्रों में किया गया, जैसे आधुनिक सड़क निर्माण, बिजली और जलापूर्ति, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का निर्माण, बंदरगाहों का विस्तार, सरकारी संस्थानों का आधुनिकीकरण और आवासीय परियोजनाएं। दुबई ने तेल की आय को उपभोग में खर्च करने के बजाय
विकासात्मक निवेश में लगाया। यही नीति आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1968 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह 1971 तक फारस की खाड़ी से अपना सैन्य और राजनीतिक संरक्षण समाप्त कर देगा। यह निर्णय खाड़ी के छोटे छोटे अमीरातों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वे लंबे समय से ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर थे। अब प्रश्न यह था कि ब्रिटेन के हटने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता कैसे बने रहेगी। इस चुनौती का समाधान 7 अमीरातों ने मिलकर एक संघीय राष्ट्र बनाने के रूप में खोजा। 2 दिसंबर 1971 को निम्न 7 अमीरातों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की स्थापना की। पहला अबू धाबी, दूसरा दुबई, तीसरा शारजाह, चौथा अजमान, पांचवा अल कुवैन, छठा फुजैराह, सातवां रस अल खैमा, जो 1972 में संघ में शामिल हुआ। अबू धाबी के शासक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान देश के पहले राष्ट्रपति बने, जबकि दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। यह व्यवस्था आज भी जारी है। परंपरागत रूप से अबू धाबी का शासक राष्ट्रपति और दुबई का शासक उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री होता है। संयुक्त अरब अमीरात के गठन में दुबई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दुबई ने अपनी आर्थिक शक्ति, व्यापारिक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से संघ को मजबूत आधार प्रदान किया। दुबई ने संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी अपनी विशिष्ट आर्थिक पहचान बनाए रखी। उसे व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली, जिसका उसने प्रभावी उपयोग किया। तेल मिलने के बाद अनेक देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तेल पर आधारित बना लिया, लेकिन शेख राशिद का दृष्टिकोण अलग था। उनका प्रसिद्ध विचार था, यदि तुम्हारे पास आज तेल है तो उसका उपयोग ऐसा करो कि कल जब तेल समाप्त हो जाए तब भी समृद्धि बनी रहे। इसी सोच के कारण उन्होंने तेल की आय को उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। 1972 में पोर्ट राशिद का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया। यह उस समय मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक था। इस बंदरगाह के निर्माण से बड़े मालवाहक जहाज आने लगे, आयात निर्यात में तेजी आई, दुबई क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने लगा और हजारों नए रोजगार उत्पन्न हुए। 1970 के दशक के मध्य में शेख राशिद ने एक और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जेबेल अली बंदरगाह। उस समय कई विशेषज्ञों ने कहा कि इतना विशाल बंदरगाह बनाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि दुबई का व्यापार अभी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि यदि भविष्य का व्यापार आकर्षित करना है तो पहले विश्व स्तरीय संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। 1979 में यह बंदरगाह चालू हुआ और आगे चलकर यह विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में शामिल हो गया। आज भी जेबेल अली दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। 1979 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन हुआ। उस समय यह पूरे मध्य पूर्व की सबसे ऊंची इमारत थी। इस भवन का उद्देश्य केवल कार्यालय उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि दुबई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनकारियों और व्यावसायिक सम्मेलनों का केंद्र बनाना था। यही संस्था आगे चलकर दुबई को वैश्विक व्यापारिक आयोजनों की राजधानी बनने में सहायक बनी। 1970 और 1980 के दशक में दुबई सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया। नए विद्यालय खोले गए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक अस्पताल स्थापित किए गए, विदेशी विशेषज्ञों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। इससे स्थानीय मानव संसाधन का विकास हुआ और विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा। तेजी से बढ़ते विकास के कारण बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और व्यापारी दुबई आने लगे। विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और यूरोप से लोग रोजगार और व्यापार के लिए यहाँ बसने लगे। यही वह समय था जब दुबई एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। शेख राशिद ने स्पष्ट कर दिया था कि दुबई का भविष्य केवल तेल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन, बैंकिंग, निर्माण उद्योग, पर्यटन, नागरिक उड्डयन,
मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन्स की अवधारणा। यही रणनीति आगे चलकर दुबई को तेल निर्भर अर्थव्यवस्था बनने से बचाने में सफल रही। 1985 तक आते आते दुबई पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ दशक पहले एक छोटा बंदरगाह नगर था, वहीं अब आधुनिक सड़कें, बंदरगाह, सरकारी संस्थान, विद्यालय, अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र विकसित हो चुके थे। यह परिवर्तन केवल तेल के कारण नहीं था, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, सुविचारित निवेश और व्यापार केंद्रित आर्थिक नीति का परिणाम था। 1966 से 1985 का काल दुबई के इतिहास का स्वर्णिम संक्रमण काल माना जाता है। इसी अवधि में तेल की खोज हुई, संयुक्त अरब अमीरात का गठन हुआ, आधुनिक बंदरगाह बने, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश हुआ तथा दुबई ने स्वयं को केवल एक तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया। यदि शेख राशिद ने तेल की आय का विवेकपूर्ण उपयोग न किया होता, तो संभवतः दुबई भी कई अन्य तेल समृद्ध क्षेत्रों की तरह केवल तेल पर निर्भर रह जाता। लेकिन उन्होंने ऐसी आर्थिक नींव रखी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्थायी समृद्धि सुनिश्चित की। सन 1985 से 2004 तक का काल दुबई के इतिहास में वह चरण है जब उसने केवल एक सफल बंदरगाह या तेल आधारित अर्थव्यवस्था होने की सीमाओं को पीछे छोड़कर स्वयं को एक वैश्विक व्यापार, पर्यटन, विमानन और वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना शुरू किया। इस अवधि में दुबई ने ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने उसे दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी शहरों में शामिल कर दिया। इस समय तक दुबई के शासकों को यह स्पष्ट हो चुका था कि तेल के भंडार सीमित हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा जो व्यापार, परिवहन, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। यही रणनीति आगे चलकर दुबई की सबसे बड़ी सफलता बनी। 1980 के दशक के मध्य तक यह स्पष्ट होने लगा था कि दुबई के तेल भंडार अबू धाबी की तुलना में काफ़ी छोटे हैं। इसलिए दुबई सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि तेल से होने वाली आय को नए आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगाया जाएगा। सरकार ने 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग। यह नीति उस समय अत्यंत साहसिक मानी गई क्योंकि अधिकांश तेल उत्पादक देश अभी भी तेल की आय पर ही निर्भर थे। 1985 में दुबई सरकार ने एमिरेट्स एयरलाइन की स्थापना की। शुरुआत केवल 2 विमानों से हुई, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था: दुबई को विश्व का प्रमुख विमानन केंद्र बनाना। सरकार ने एयरलाइन को उच्च गुणवत्ता, आधुनिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर केंद्रित किया। कुछ ही वर्षों में एमिरेट्स ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू कर दी। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई को एक वैश्विक ट्रांजिट हब में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज दुनिया के करोड़ों यात्री हर वर्ष दुबई होकर यात्रा करते हैं और इसका आधार इसी काल में रखा गया। 1985 में ही जेबेल अली फ्री जोन की स्थापना की गई। यह दुबई की सबसे दूरदर्शी आर्थिक पहलों में से एक थी। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कई विशेष सुविधाएं दी गई: 100% विदेशी स्वामित्व, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध, सरल कंपनी पंजीकरण, आधुनिक गोदाम और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और टैक्स संबंधी प्रोत्साहन। इन सुविधाओं के कारण विश्व की हजारों कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय मुख्यालय दुबई में स्थापित किए। इससे दुबई पश्चिम और पूर्व के बीच व्यापारिक सेतु बन गया। 1990 के दशक में दुबई ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश संस्थानों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक कानूनी और व्यावसायिक ढांचा विकसित किया गया। दुबई ने स्वयं को केवल व्यापारिक बंदरगाह तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक ऐसे वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया जहां वैश्विक कंपनियां निवेश और क्षेत्रीय संचालन कर सकें। दुबई के पास न तो मिस्र जैसे प्राचीन स्मारक थे
और न ही यूरोप जैसे ऐतिहासिक महल। इसलिए उसने पर्यटन का एक अलग मॉडल विकसित किया। सरकार ने पर्यटन के लिए निम्न क्षेत्रों पर निवेश किया: आधुनिक समुद्र तट, लग्जरी होटल, विशाल शॉपिंग मॉल, रेगिस्तान सफारी, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक उत्सव, परिवार केंद्रित मनोरंजन। यह रणनीति अत्यंत सफल रही। दुनिया भर के पर्यटक दुबई को केवल व्यापारिक शहर नहीं बल्कि अवकाश और मनोरंजन के प्रमुख गंतव्य के रूप में देखने लगे। 1996 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था पर्यटन बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करना, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना, दुबई को वैश्विक शॉपिंग राजधानी बनाना। आज यह उत्सव लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और दुबई की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पापा 10 मिनट रुक जाइए ना। 1999 में विश्व प्रसिद्ध बुर्ज अल अरब होटल का उद्घाटन हुआ। पाल के आकार में निर्मित यह भवन शीघ्र ही दुबई की पहचान बन गया। इस होटल ने दुनिया को यह संदेश दिया कि दुबई केवल व्यापार नहीं बल्कि विश्व स्तरीय आतिथ्य और लग्जरी पर्यटन का भी केंद्र बनना चाहता है। इसके बाद दुनिया की अनेक प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं ने दुबई में निवेश करना शुरू किया। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में दुबई ने महसूस किया कि भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल व्यापार और पर्यटन पर आधारित नहीं होगी। इसलिए उसने सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित उद्योगों पर भी ध्यान देना शुरू किया। इसी सोच के परिणाम स्वरूप सन 2000 में दुबई इंटरनेट सिटी और बाद में दुबई मीडिया सिटी की स्थापना की गई। इन विशेष क्षेत्रों में वैश्विक प्रौद्योगिकी और मीडिया कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। 2001 में विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक पाम जुमेराह का निर्माण प्रारंभ हुआ। समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर उस पर आवासीय और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का विचार अभूतपूर्व था। प्रारंभ में अनेक विशेषज्ञों ने इसकी व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाए, लेकिन परियोजना सफल रही और दुबई की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई। सन 2002 में दुबई सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। कुछ निर्धारित क्षेत्रों में विदेशियों को फ्री होल्ड आधार पर संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई। इस नीति के बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश में तेजी आई। रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। विश्व की बड़ी निर्माण कंपनियां दुबई आईं और नई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की बाढ़ आ गई। इस अवधि में दुबई की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मिस्र, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सहित अनेक देशों के लोग यहाँ रोजगार और व्यवसाय के लिए आने लगे। दुबई ने विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से अनुकूल वातावरण प्रदान किया। परिणाम स्वरूप यह दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक बन गया। 1990 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के निधन के बाद उनके पुत्र शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम दुबई के शासक बने। उन्होंने अपने पिता की विकास नीतियों को आगे बढ़ाया और व्यापार, निवेश तथा आधुनिक अवसंरचना पर निरंतर बल दिया। इसी काल में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की योजना तैयार हुई, जिनका प्रभाव अगले दशक में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 1985 से 2004 का काल दुबई के आर्थिक इतिहास का परिवर्तनकारी दौर था। इस अवधि में दुबई ने तेल पर निर्भरता कम करते हुए विमानन, पर्यटन, व्यापार, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। एमिरेट्स एयरलाइन, जेबल अली फ्री जोन, बुर्ज अल अरब, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और पाम जुमेराह जैसी परियोजनाओं ने विश्व के सामने दुबई की नई पहचान प्रस्तुत की। इन वर्षों में अपनाई गई नीतियों ने दुबई को केवल मध्य पूर्व का ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनाने की मजबूत नींव रखी। सन 2004 दुबई के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का वर्ष माना जाता है। इस वर्ष दुबई के शासक शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम के निधन के बाद उनके भाई मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के शासक बने। उनके नेतृत्व में दुबई ने विकास की गति को और तेज कर दिया। पहले से चल रही विकास परियोजनाओं को विस्तार मिला, नई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू हुई और दुबई ने स्वयं को
21वीं सदी के सबसे आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धी वैश्विक शहरों में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। शेख मोहम्मद का विश्वास था कि किसी शहर की वास्तविक संपत्ति केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसके लोग, उसकी संस्थाएं और उसका नवाचार होता है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने शासन की कार्यशैली में गति, दक्षता और तकनीकी इनोवेशन को प्राथमिकता दी। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने की नीति और शहरी नियोजन उनके शासन की प्रमुख विशेषताएं बनी। 2004 में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 6 वर्षों के निर्माण के बाद 4 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन हुआ। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जो इसे आज भी दुनिया की सबसे ऊंची पूर्ण इमारत बनाती है। बुर्ज खलीफा केवल एक गगनचुंबी इमारत नहीं है, बल्कि यह दुबई की महत्वाकांक्षा, इंजीनियरिंग क्षमता और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन गया। इसके आसपास विकसित डाउनटाउन दुबई क्षेत्र में विश्व स्तरीय होटल, आवासीय इमारतें, कार्यालय, मनोरंजन स्थल और विशाल शॉपिंग केंद्र स्थापित किए गए। 2009 में दुबई मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। यह खाड़ी क्षेत्र की पहली आधुनिक ऑटोमेटिक ड्राइवर रहित मेट्रो प्रणालियों में से एक थी। मेट्रो ने यातायात का दबाव कम किया, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया, लाखों यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई, आर्थिक गतिविधियों को गति दी। आज दुबई मेट्रो शहर के सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ मानी जाती है। जब दुबई तीव्र गति से विकास कर रहा था, तभी 2008 में विश्व आर्थिक मंदी आ गई। इसका सबसे अधिक प्रभाव रियल एस्टेट और वित्तीय क्षेत्रों पर पड़ा। दुबई में कई निर्माण परियोजनाएं अस्थायी रूप से रुक गई, संपत्तियों की कीमतों में गिरावट आई, निवेश धीमा पड़ा, कुछ कंपनियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सरकारी कंपनी दुबई वर्ल्ड के ऋण संकट ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। दुबई सरकार ने शीघ्रता से सुधारात्मक कदम उठाए, वित्तीय पुनर्गठन किया गया, निवेशकों का विश्वास बनाए रखने का प्रयास हुआ, अधूरी परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से पूरा किया गया। पर्यटन और व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। कुछ वर्षों के भीतर दुबई फिर से विकास की तेज राह पर लौट आया। यह पुनरुत्थान उसकी आर्थिक विविधता और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण माना गया। 2010 के बाद दुबई दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लग्जरी होटल, विशाल शॉपिंग मॉल, कृत्रिम द्वीप, मनोरंजन पार्क, रेगिस्तान सफारी, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समुद्री पर्यटन का लगातार विस्तार किया गया। दुबई का लक्ष्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्रदान कराना भी था। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के विस्तार ने दुबई को विश्व के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में शामिल कर दिया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक प्रमुख ट्रांजिट केंद्र बन गया। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश तीनों क्षेत्रों को लाभ हुआ। दुबई को 2013 में विश्व प्रदर्शनी एक्सपो 2020 दुबई की मेजबानी मिली। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन 2021-22 में हुआ, फिर भी इसे अत्यंत सफल माना गया। इस आयोजन में लगभग हर महाद्वीप के देशों ने भाग लिया। करोड़ों लोगों ने एक्सपो का दौरा किया। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला, विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, नवाचार और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन हुआ। दुबई की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। हाल के वर्षों में दुबई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ब्लॉकचेन, फिनटेक, स्मार्ट सिटी और डिजिटल प्रशासन को प्राथमिकता दी है। सरकारी सेवाओं का अधिकांश भाग ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन जैसी प्रणालियां दुबई को आधुनिक तकनीकी शहरों की श्रेणी में स्थापित करती हैं। दुबई ने यह भी स्वीकार किया है कि तेज शहरीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा दक्ष भवन, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, जल संरक्षण और हरित शहरी नियोजन पर कार्य किया जा रहा है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण जल प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता भविष्य की प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।